डोडो टीवी। घर के आंगन में खड़े रामू काका के चेहरे पर डर, घबराहट और चिंता तीनों साथ में देखे जा सकते थे। तभी अचानक सामने वाले कमरे से बहुत तेज तेज आवाजें आने लगी। दरवाजा बंद था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे बस टूटने वाला है। ये उनके बेटे विनोद की आवाज थी। खोल दरवाजा, वरना मार डालूंगा तुम सबको। खोल। ये दरवाजा तोड़ देगा ऐसे। बाबा कहाँ रह गए? तभी एक काला कपड़ा पहने फकीर बाबा वहाँ आ पहुँचे। कहाँ है वो? उस कमरे में। बाबा के हाथ में ताबीज और एक पोटली थी। बाबा ने दरवाजा खोला। तेज हवाओं के बीच उन्होंने विनोद को देखा। उसकी आंखें एकदम काली हो चुकी थी। बाबा को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाग जा यहाँ से, वरना मारा जाएगा। बाबा ने अपनी पोटली से एक लाल धागों की माला और नींबू के साथ बंधी हुई मिर्च बाहर निकाली। तू चिंता न कर, तेरे जैसे बहुत जिन्न देखे हैं मैंने। जैसे ही विनोद बाबा की तरफ बढ़ा, बाबा ने वो माला दूर से उसके गले में डाल दी। विनोद छटपटाने लगा, चीखने लगा। क्या है ये? इसको हटा, मेरा शरीर जल रहा है। हटा ले इसे यहाँ से। बाबा ने कुछ मन ही मन में बोलना शुरू किया और नींबू मिर्ची को जमीन पर रख दिया। बहुत तेज चीख के साथ विनोद के शरीर से एक खतरनाक काला जिन निकलकर सीधा नींबू मिर्च के अंदर समा गया। विनोद को होश आया, आंखें एकदम ठीक हो गईं। बाबा ने नींबू मिर्च को एक लाल कपड़े में बांधकर रामू काका को देते हुए कहा, रात होने से पहले इसे एक पाक नदी में बहा देना। ध्यान रहे, ये जमीन पे ना गिरने पाए, क्योंकि अगर ये जमीन पर गिर गया तो जो इंसान इसे सबसे पहले छुएगा, ये जिन्न उसके अंदर चला जाएगा। और इस बार ये पहले से काफी ज्यादा ताकतवर होगा। उसे शायद मैं भी ना रोक पाऊं। रामू काका उस लाल कपड़े को लेकर साइकिल पर बैठकर पास से गुजर रही अंबा नदी में उसको डालने निकल पड़े। वो बार बार हाथ में पकड़े उस कपड़े को देख रहे थे। डर ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वो सोच रहे थे कि आज के बाद सब ठीक हो जाएगा। उनका ध्यान सड़क पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर गया ही नहीं और उनकी साइकिल उससे टकरा गई। वो नीचे गिर गए, पैर से खून निकलने लगा। चलने के लिए वापस साइकिल पर बैठे, पर जैसे ही चलाने लगे तो उन्हें ध्यान आया कि वो लाल कपड़ा उनके हाथ में नहीं है। रामू काका ने पीछे मुड़ के देखा तो लाल कपड़ा नीचे सड़क पर पड़ा था। देखते ही उनके होश उड़ गए। वो कांपने लगे। वापस आकर जैसे ही वो उसे उठाने लगे तो उन्हें बाबा की कही बात याद आ गई कि जमीन पर गिरने के बाद जो भी इसे छुएगा, जिन उसके अंदर चला जाएगा। रामू काका साइकिल पर बैठकर वहाँ से निकल गए। सड़क पर जहाँ वो लाल कपड़ा गिरा था, उसके ठीक सामने एक दुकान थी। तभी एक गाड़ी उस दुकान के ठीक सामने आकर रुकी, जहाँ वो कपड़ा पड़ा था। गाड़ी के अंदर 3 दोस्त थे, जो पास में ही उनमें से एक दोस्त के फार्म हाउस पर जा रहे थे। अरे विशाल, तूने गाड़ी क्यों रोक दिया? मुझे पता है इसने क्यों रोकी है। इसे सामने कोल्ड ड्रिंक जो दिख गई होगी। सही पकड़े हैं। भला कोल्ड ड्रिंक दिखे और मैं गाड़ी ना रोकूं? ऐसा कैसे हो सकता है? चल रमन, 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आ। अरे रमन कैसे जाएगा? उसके पैर में चोट लगी है ना। तुम चिंता ना करो मेघा, मैं अभी लेकर आता हूँ। जैसे ही रमन गाड़ी से बाहर निकला, उसका पैर उस लाल कपड़े से टकराया। उसने नीचे देखा तो वो कपड़ा अब खुल चुका था। नींबू मिर्च सड़क पर पड़े देख उसने उन्हें उठाकर सड़क से दूर फेंक दिया और लंगड़ाते हुए दुकान पर चला गया। 1 हफ्ते पहले ही एक एक्सीडेंट में उसके पैर में चोट लग गई थी। उसने कोल्ड ड्रिंक्स ली और तीनों दोस्त फार्म हाउस पर पहुंच गए। गाड़ी से नीचे उतरे तो रमन दर्द के मारे चीखने लगा। बहुत तेज दर्द हो गया अचानक पैर में। मैंने मना किया था ना कि तुम मत निकलो ज्यादा बाहर और मत चलो ज्यादा। चलो मैं मदद करती हूँ। मेघा रमन को पकड़कर कमरे तक ले गई। विशाल ये देखकर चल उठा।
दरअसल वो और रमन दोनों मेघा को काफी चाहते थे। तीनों बचपन के दोस्त थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मेघा के दिल में क्या है। ये जानने के लिए ही दोनों दोस्तों ने 2-3 दिन मेघा के साथ ही यहाँ उसके फार्म हाउस पर बिताने का डिसीजन लिया था और मेघा को अपने दिल की बात बताकर वो सब क्लियर करना चाहते थे। रात के समय जब तीनों सोने चले गए तो अचानक आधी रात के बाद रमन की आंखें खुली। उसकी आंखें एकदम काली थी, जैसे विनोद की थी। वो उठकर विशाल के कमरे के बाहर पहुंच गया। कमरा अपने आप खुल गया। आवाज सुनकर विशाल की आंखें खुल गई। कौन है? कौन है वहाँ? उसने कमरे के बाहर एक आदमी की परछाई देखी तो वो बाहर आ गया। रमन, तू ही है ना यहाँ? बाहर कोई नहीं था। अचानक उसने देखा कि कोई आदमी गार्डन की तरफ भागते हुए गया। वो पीछे भागा। गार्डन में कोई नहीं था। उसको लगा शायद रमन उसके साथ मजाक कर रहा है, पर वो तो भाग ही नहीं सकता। उसके पैर में तो चोट लगी है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे में आकर लेट गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसकी गर्दन पर एक हाथ था। ये हाथ रमन का था। विशाल ने रमन को देखा और वो सहम गया। उसकी आंखें देखकर वो चौंक उठा। रमन, ये तुझे क्या हुआ? और तू ये क्या कर रहा है? रमन ने विशाल को उसकी गर्दन से पकड़कर उठा लिया और कमरे के बाहर ले आया। दीवार से लगाकर उसको ऊपर उठा दिया। विशाल चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर मेघा भी वहां आ गई। रमन को ये करता देखकर वो भी सहम उठी। वो उसके पास जाके विशाल को छुड़ाने लगी तो रमन की आंखों से एक अजीब सी शक्ति निकली और मेघा बहुत दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ी। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता विशाल। मैंने तुझे कहा था ना कि तू मेरे और मेघा के बीच में मत आ, पर तू नहीं माना। अब तू मरेगा, मरेगा मेरे हाथों। इसे छोड़ो रमन, इसे छोड़ दो प्लीज। मेघा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रमन ने अपने हाथ में उठाए विशाल को देखा और एक शक्ति अपनी आंखों से निकालकर उसकी तरफ मारी। विशाल दर्द के मारे चिल्लाने लगा और जमीन पर गिर गया। मेघा को समझ आ गया कि ये किसी बुरी शक्ति का काम है। उसने सोचा कि वो किसी की मदद ले। उसको ध्यान आया कि रामू काका, जो इस फार्म हाउस के माली हैं, वो पास में ही रहते हैं। शायद वो कुछ मदद कर पाए। वो भागकर रामू काका के घर पहुंच गई और उनको सारी बातें बता दी। हे भगवान, वो शैतान जिन्न मेरे बेटे को छोड़कर अब रमन बाबा के अंदर घुस गया। चलो चलो बिटिया हमारे साथ। इस तरफ विशाल अपनी जिंदगी के लिए रमन से भीख मांग रहा था। मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ रमन, मुझे छोड़ दे। अपनी आखिरी सांस ले ले अब तू। रमन ने विशाल को मारने के लिए उसकी तरफ अपनी आंखों से शक्ति छोड़ दी, पर ये क्या, एक और शक्ति कहीं से आई और रमन की शक्ति से टकराई और विशाल को कुछ नहीं हुआ। रमन ने मुड़कर देखा तो मेघा, रामू काका और फकीर बाबा के साथ खड़ी थी। बाबा को देखकर रमन का गुस्सा और बढ़ गया। तू फिर आ गया, पर अब नहीं बचेगा तू। सबसे पहले तू ही मरेगा अब। बाबा ने अपनी पोटली से माला निकालकर रमन के ऊपर डाली, पर ये क्या, रमन को उससे कुछ नहीं हुआ। उसने वो माला तोड़कर फेंक दी। ये और शक्तिशाली हो चुका है, मुझे कुछ और करना होगा। बाबा ने ये पोटली से ताबीज निकाला और जमीन पर एक गोल घेरा बनाया। उसके अंदर उन्होंने मिर्च में बंधा नींबू रख दिया और मन ही मन में कुछ बोलने लगे। रमन ने ये देखकर बाबा की तरफ अपनी शक्ति छोड़ी और वो शक्ति बाबा को लग गई। बाबा के हाथ से ताबीज थोड़ी दूर जा गिरा। बाबा उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगे, पर रमन उन पर शक्तियां छोड़े जा रहा था। उनके नाक से खून बहने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे रमन उनको मार डालेगा। तभी अचानक मेघा ने ताबीज उठाकर बाबा को दे दिया। बाबा ने अपना एक हाथ नीचे बने गोले पर रखा और दूसरे हाथ में ताबीज पकड़ लिया। ताबीज से बहुत तेज रोशनी के साथ एक शक्ति निकली और सीधा रमन को जाकर लग गई। रमन तड़पने लगा, वो चिल्लाने लगा। बंद कर ये, बंद कर, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। रमन के शरीर से वो खतरनाक जिन बाहर निकलकर सीधा वापस नींबू के अंदर चला गया। रमन बेहोश होकर गिर गया।
बाबा ने फिर से लाल कपड़े में बांधकर वो कपड़ा रामू काका को दे दिया और कहा, इस बार ये गलती मत करना, वरना कोई नहीं बचेगा। अगले दिन रामू काका उस कपड़े को नदी में बहा आए और रमन, विशाल और मेघा भी वापस चले गए और तीनों ने इस फार्म हाउस वाली बात का जिक्र फिर कभी नहीं किया। पुनीत ने घर के सामने अपनी कार पार्क की और भागता हुआ घर के अंदर आया। हीरालाल, तुम्हारी मालकिन कैसी है? मुझे अंदर जाने दो, मुझे उससे मिलना है। साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। मालकिन ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। मालकिन बिल्कुल ठीक है, आप अपने कमरे में जाइए। हीरालाल, तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा मालिक हूँ और अंदर जो है वो मेरी पत्नी मालविका है। तुम मुझे उसके पास जाने से क्यों रोक रहे हो? साहब, आप मालकिन के पति जरूर हैं, लेकिन इस घर में हुकूमत सिर्फ मालकिन की ही चलती है। उन्होंने मुझसे कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दूं, चाहे वो आप हो या कोई और। पुनीत कुछ नहीं बोला और कुछ सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। पुनीत और मालविका कॉलेज के समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन मालविका के माता पिता को पुनीत फूटी आंख नहीं भाता था, क्योंकि मालविका शहर के बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता सोचते थे कि पुनीत ने उनकी दौलत पाने के लिए मालविका को अपने प्यार के जाल में फंसाया है, लेकिन पुनीत ने मालविका से सच्चा प्यार किया था। एक दिन पुनीत और मालविका ने घर से भागकर शादी कर ली। मालविका की जिद के कारण उसके माता पिता को उन्हें अपनाना ही पड़ा। दोनों बहुत खुश रहने लगे। फिर एक दिन खबर आई कि मालविका के माता पिता की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई है। ये सुनकर मालविका को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो तो जैसे अंदर से टूट ही गई। ना किसी से बात करती थी और ना ही कहीं बाहर जाती थी। वो तो बस दिन रात अपने माता पिता के बारे में सोच सोच कर रोती रहती थी। पुनीत से मालविका की ये उदासी देखी नहीं जा रही थी। उसने सोचा कि अगर वो मालविका को कहीं घुमाने ले जाए तो उसका मन बहल जाएगा। मालविका को आम लोगों की तरह पहाड़ी वादियों में घूमने का शौक नहीं था, बल्कि उसे तो ऐसी जगह पसंद थी जो भूत प्रेतों के नाम से बदनाम हो। इसलिए पुनीत ने अपना लैपटॉप उठाया और हॉन्टेड प्लेसेस सर्च करने लगा। आखिर उसे वो जगह मिल ही गई जैसी वो ढूंढ रहा था। पुनीत खुश होकर मालविका के पास आया। मालविका, ये देखो, ये शिमला के पास जंगलों के बीच बना एक बंगला है। लोग कहते हैं कि ये जगह भूतिया है। तुम्हें ऐसी जगह पसंद है ना? मैंने ये बंगला 2 दिन के लिए बुक किया है। हम कल ही यहाँ चल रहे हैं। मालविका पुनीत को देखकर मुस्कुराई और हाँ में अपना सर हिलाया। फिर अगली ही रात वो दोनों अपनी कार से उस बंगले की तरफ निकल गए। रास्ता बहुत सुनसान था। मालविका गुमसुम सी पुनीत के बगल में बैठी हुई थी। तभी पुनीत ने कार की स्टीरियो पर एक पुराना रोमांटिक गाना लगाया और खुद भी गुनगुनाने लगा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। मालविका, याद है गाना? हम कॉलेज के दिनों में पेड़ की छांव में बैठकर गुनगुनाया करते थे। वो भी क्या दिन थे। काश ऐसा पल फिर आ सके जब हम दोनों हमेशा खुश रहें। पुनीत मालविका से बात किए जा रहा था, लेकिन मालविका किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। तभी पुनीत ने अचानक से कार की ब्रेक लगाई। क्या हुआ पुनीत, हम पहुंच गए क्या? मालविका, बंगले की वेबसाइट पर जो नक्शा था उस हिसाब से बंगला यही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो पेड़ पौधों के अलावा और कुछ नहीं है। पर ये कैसे हो सकता है? कहीं वो बंगले की वेबसाइट कोई फ्रॉड तो नहीं थी? नहीं मालविका, वो फ्रॉड नहीं हो सकती। मैंने अच्छे से चेक करके बुकिंग की थी। हो सकता है हम गलत रास्ते पर हो। दोनों परेशान हो गए। तभी उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर से एक आदमी चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। इस आदमी से पूछते हैं, शायद इसे कुछ पता हो। पुनीत ने उस आदमी को रोका।
भाई साहब जरा रुकिए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बंगले का रास्ता कहाँ से है? बंगला? कौन सा बंगला साहब? जब यहाँ दूर दूर तक कोई घर ही नहीं है तो कोई बंगला कहाँ से होगा? लेकिन पता तो यहीं का था। साहब शायद आपको किसी ने गलत पता बता दिया है। देखिए जल्दी वापस लौट जाइए, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, जंगली जानवर यहाँ आते जाते रहते हैं। ये कहकर वो आदमी अपने रास्ते निकल गया। पुनीत, लगता है वो साइड फ्रॉड ही थी। हाँ मालविका, अब तो मुझे भी लगने लगा है। चलो घर वापस चलते हैं। पुनीत ने गाड़ी घुमा ली और वो दोनों वापस जाने लगे। वो लोग थोड़ी दूर ही गए थे कि तभी उन्हें सड़क से थोड़ी दूर बंगला नजर आया। देखा मालविका, मैंने कहा था ना कि बंगला सच में है। चलो चलते हैं। दोनों कार से उतरे और बंगले की तरफ जाने लगे। बंगले के गेट पर एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के लंबे बिखरे हुए बाल थे, कपड़े जगह जगह से फटे हुए और हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथ में बीड़ी थी जिसे वो माचिस से जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा के कारण उसकी माचिस बार बार बुझ जा रही थी। तभी पुनीत ने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाकर उस आदमी की तरफ आगे किया। उस आदमी ने बीड़ी जलाई और एक कश लेकर धुआं पुनीत की तरफ फूंका और बोला, राका, मेरा नाम राका है। क्या हुआ साहब, आप लोग रास्ता भटक गए हैं क्या? नहीं भाई, हम रास्ता नहीं भटके, हम तो इस बंगले में रहने आए हैं। ये देखो, हमने 2 दिन के लिए इस बंगले को बुक किया है। पुनीत ने बुकिंग की रिसिप्ट जो उसके फोन पर थी उस आदमी को दिखाई। रिसिप्ट देखकर वो आदमी हंस पड़ा। रहने दीजिए साहब, मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन आप पहले आदमी हैं जो बुकिंग करके यहाँ आए हैं, वरना तो यहाँ भटके हुए राही ही आते हैं। खैर मुझे क्या, आप जाइए, मजे कीजिए। दोनों अंदर जाने लगते हैं। तभी राका उन्हें रोकता है। रुकिए साहब, एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बंगले पर एक भटकती आत्मा का वास है। अगर कोई भी आपके कमरे का दरवाजा खटखटाए तो खोलिएगा मत, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। अच्छा भाई, मैं वही सोच रहा था कि तुमने अभी तक ये बात बोली क्यों नहीं। देखो, हम भूत प्रेत के बारे में सुनकर ही यहाँ आए हैं। हम देखना चाहते हैं कि भूत प्रेत होते कैसे हैं। ये कहकर दोनों हंसते हुए अंदर चले गए। बंगला अंदर से काफी साफ सुथरा था। वैसे तो अंदर बहुत सारे कमरे थे, लेकिन एक ऐसा कमरा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था और उसमें से लालटेन की रोशनी आ रही थी। वो लोग उस कमरे में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। किसी ने खट 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 कर 3 बार दरवाजा खटखटाया। पुनीत, इतनी रात को कौन होगा यार? अरे और कौन होगा, वो राका ही होगा। हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। तुम दरवाजा खोलो, मैं ये बैग रख कर आता हूँ। मालविका ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी उसने सामने एक काली परछाई देखी। मालविका सहम गई। फिर वो परछाई धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगी। मालविका भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। तभी अचानक से वो परछाई एक जगह थम गई। मालविका ने भी अपने कदम वहीं रोक लिए। अचानक वो परछाई तेजी से मालविका की तरफ बढ़ी और मालविका के अंदर समा गई। मालविका बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। इधर पुनीत मालविका को आवाज लगाता हुआ कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि मालविका हॉल में बेहोश पड़ी है। वो बहुत घबरा गया। उसने राका को आवाज दिया, लेकिन कोई आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। पुनीत जल्दी मालविका को हॉस्पिटल ले आया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बताया कि मालविका कोमा में चली गई है। ये सुनकर पुनीत को बहुत बड़ा सदमा लगा। वो मालविका को घर ले आया, जहाँ हीरालाल उसकी देखरेख करता था। आखिर 1 हफ्ते बाद पुनीत को फोन आया कि मालविका को होश आ गया है। पुनीत तुरंत घर आया, लेकिन हीरालाल ने उसे मालविका से मिलने नहीं दिया। तभी पुनीत अपने कमरे में बैठा मालविका से मिलने के लिए बेचैन हुआ जा रहा था। थोड़ी देर बाद पुनीत अपने कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि हीरालाल कमरे के बाहर नहीं है। वो चुपके से मालविका के कमरे की तरफ गया। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अंदर देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने देखा कि मालविका किसी जानवर की तरह हीरालाल की लाश को खा रही थी।
उसे देख डर के मारे पुनीत कांपने लगा। मालविका, ये तुम्हें क्या हो गया है? पुनीत घबराते हुए बोला। तभी मालविका पुनीत की तरफ पलटी। वो पूरी तरह एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर पुनीत की चीख निकल गई। लेकिन वो चीख पुनीत की आखिरी चीख साबित हुई, क्योंकि उसके बाद उस चुड़ैल ने पुनीत का भी काम तमाम कर दिया। विकास को आज ऑफिस से निकलने में देरी हो गई। उसने जल्दी जल्दी कुछ फाइल्स अपनी ब्रीफकेस में रखी और भागता हुआ बाहर की तरफ आया। उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है, बस कुछ कुत्ते हैं जो उसकी तरफ देखकर लगातार भौंके जा रहे हैं। विकास को यह सब बहुत अजीब लगा। इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी इतनी शांति कैसे हो गई? पहले तो देर रात तक सारी दुकानें खुली रहती थी और सड़क पर भी लोगों की चहल पहल रहती थी, लेकिन आज तो जैसे चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये सोचता हुआ विकास अपनी कार में बैठ गया और अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी विकास ने साइड मिरर में देखा कि वो कुत्ते भौंकते हुए उसकी कार का पीछा करने लगे हैं। विकास ने कार की स्पीड बढ़ा दी। वो कुत्तों को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। वो थोड़ी दूर गया ही था कि उसने देखा सामने सड़क पर एक औरत एक छोटे बच्चे को गोद में लिए बैसाखियों के सहारे लंगड़ा कर चलती हुई जा रही है। उसकी बैसाखियां उसके हाथों से बार बार छूटकर नीचे गिर रही हैं। विकास को उस पर दया आ गई। विकास भी उसी रास्ते ही जा रहा था, तो उसने सोचा कि उस बेचारी गरीब की मदद कर दे। इसलिए विकास उसके पास गया। अंधेरे की वजह से विकास को उस औरत का चेहरा साफ दिख नहीं पा रहा था। विकास ने बोला, माँ जी, आपको लिफ्ट चाहिए क्या? देखिए, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आप मेरी कार में बैठ जाइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। आपके साथ ये बच्चा भी तो है, आखिर इसे लेकर आप कब तक चलती रहेंगी? पर न जाने क्यों विकास की बात सुनकर वो औरत उस पर चिढ़ गई और गुस्से में बोली, तू देगा? हाँ, तू देगा मुझे लिफ्ट? चल जा यहाँ से। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, भाग यहाँ से। अरे माँ जी, देखिए, मुझे भी फिजूल में किसी की मदद करने का कोई शौक नहीं है। वो तो मैं आपकी लाचारी देखकर आपको लिफ्ट देने आ गया, लेकिन आप हो कि मुझे ही तेवर दिखा रही हो। अगर आपको लिफ्ट नहीं चाहिए तो मुझे क्या, मैं तो चला अपने रास्ते। भाई, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ये कहकर विकास वहां से आगे निकल गया। वो कुछ 3-4 किलोमीटर दूर जा चुका था। वो अपने में मगन कुछ गुनगुनाता हुआ धीमी गति से आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक थोड़ी दूरी पर वही औरत अपने बच्चे के साथ फिर विकास को दिखाई दी। उसे देखकर विकास के चेहरे से तो जैसे हवाइयां ही उड़ गई। आखिर वो औरत इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे आ गई? ये मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गई? लगता है इन गलियों से कोई शॉर्टकट रास्ता निकलता होगा। जरूर ये वहीं से आई होगी। विकास ने अपने आप को समझाया, लेकिन इस बार वो औरत सड़क पर बैठी अपनी बैसाखियों की मदद से उठने की कोशिश कर रही थी। उसका बच्चा उसके बगल में ही बैठा रोए जा रहा था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उठ नहीं पा रही थी। विकास को उस पर दया तो आ ही रही थी, लेकिन उसने एक बार सोचा कि कहीं वो फिर से मुझे भला बुरा न कहते। ये सोचकर विकास ने उस औरत की मदद न करने का मन बना लिया, लेकिन उसके बच्चे को रोता हुआ देखकर विकास का दिल पिघल गया और वो अपनी कार लेकर फिर उस औरत के पास पहुंच गया। देखिए माँ जी, मुझे गलत मत समझिए, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप मुझे अपने घर का पता बताइए, मैं आपको अपनी कार से आपके घर तक छोड़ दूंगा। अरे अपना नहीं तो कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल करिए। इस बच्चे को लेकर कहाँ भटकती रहेंगी आप? विकास ने ये बात बोली ही थी कि वो औरत फिर से विकास पर भड़क उठी। क्यों करना चाहता है तू मेरी मदद? मैंने तुझे एक बार कहा ना कि मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी तू यहाँ क्यों आया है? भाग जा यहाँ से, चल भाग। वो औरत विकास को खरी खोटी सुनाने लगी, लेकिन इस बार विकास ने उससे कुछ नहीं कहा। वो बस अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। विकास ने मन बहलाने के लिए कार का स्टीरियो ऑन किया और एक क्लासिक सॉन्ग लगाया। गाने के मजे लेते हुए विकास अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी कार पार्क की और उतरकर घर जाने ही वाला था, तभी सामने उसने जो देखा उससे विकास के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
सामने वही औरत अपनी बैसाखियों के सहारे विकास के दरवाजे पर खड़ी हुई थी, लेकिन उसके साथ उसका बच्चा नहीं था। विकास उसे देखकर बहुत डर गया। डर के मारे वो कांपने लगा। वो भागने की कोशिश करता इससे पहले ही उस औरत ने अपनी बैसाखियां फेंक दी और दौड़ती हुई विकास के ऊपर कूद पड़ी। विकास डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। क्यों? तू मेरी मदद करना चाहता था ना? हाँ, चल उठ, कर अब मेरी मदद। चल उठ, जल्दी उठ, कर मेरी मदद। बिठा मुझे अपनी कार में, बिठा। विकास बहुत डर गया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर अचानक सब शांत हो गया। लेकिन फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने बिस्तर पर था। वो बिस्तर से उठा और गहरी सांस लेने लगा। तभी उसके बगल में सोया उसका दोस्त पंकज उठकर बोला, क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है? तू ऐसे अचानक क्यों उठ गया? कोई बुरा सपना देखा क्या तूने? विकास दोनों हाथों से अपने चेहरे को छूते हुए बोला, हाँ पंकज, वो सपना ही था। मैंने बुरा सपना देखा, बहुत बुरा, लेकिन मैं ठीक हूँ। तू सो जा। विकास की जान में जान आ गई और वो फिर से सो गया। फिर अगली रात विकास पंकज के साथ अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था। दोनों ने थोड़ी शराब पी रखी थी और विकास फुल स्पीड में कार दौड़ा रहा था। अरे विकास भाई, कार थोड़ी धीरे चला यार, हमें घर जिंदा पहुंचना है। अगर इस स्पीड में कोई दुर्घटना हो गई तो सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे भाई। अरे भाई पंकज, तू मेरी ड्राइविंग पर शक करता है? यार तू फिक्र मत कर, मैं तुझे इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाने दूंगा। आखिर तू ही तो मेरा जिगरी यार है। दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे कि तभी अचानक विकास ने कार की ब्रेक लगाई। कार स्लिप करती हुई थोड़ी दूर जाकर रुक गई। क्या हुआ भाई, तूने गाड़ी क्यों रोक दी? भाई सामने देख, वो औरत, ये वही औरत है जो कल मेरे सपने में आई थी। ये वही है, ये मुझे मार देगी। मुझे बचा ले पंकज, मुझे बचा ले। भाई ये तू क्या बोल रहा है? कौन औरत है? मुझे तो कोई नहीं दिख रही है। भाई वो बैसाखी लिए सामने ही तो खड़ी है। वो मुझे मार देगी पंकज, मुझे बचा ले यार। अचानक वो औरत कार की विंडशील्ड पर आकर बैठ गई। विकास ने जब उसका चेहरा देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। वो औरत अचानक एक बेहद खतरनाक चुड़ैल में बदल गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। विकास को कुछ याद आने लगा। कुछ दिन पहले ही विकास ने नई कार खरीदी थी। रात के समय वो अपने दोस्त को पार्टी देकर घर वापस लौट रहा था। वो कार की स्टीरियो पर गाना सुनते हुए पूरी स्पीड में कार चला रहा था कि तभी सामने से एक आदमी, जिसने अपनी साइकिल के पीछे अपनी पत्नी, जिसकी गोद में उसका छोटा बच्चा था, उन्हें बिठाकर उसी तरफ आ रहा था। अचानक वो आदमी विकास की गाड़ी के सामने आ गया। विकास ब्रेक लगा पाता उससे पहले ही कार ने उस आदमी की साइकिल को टक्कर मार दी। विकास की गाड़ी थोड़ी दूर जाकर रुक गई। वो जल्दी से कार से उतरा और पीछे जाकर देखा तो वो आदमी मर चुका था। उसकी पत्नी बुरी तरह घायल थी, लेकिन वो अब भी जिंदा थी। वो खिसकती हुई अपने बच्चे के पास जाने की कोशिश कर रही थी। वो विकास की तरफ देखकर बोली, बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। लेकिन उसे देखकर विकास बुरी तरह से डर गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वापस अपनी कार में जाकर बैठ गया और उस औरत को मरता हुआ छोड़कर वहां से भाग गया। अभी वही औरत विकास की कार की विंडशील्ड पर बैठी हुई थी। विकास बहुत डरा हुआ था, लेकिन पंकज अभी भी उसे देख नहीं पा रहा था। अचानक विकास की कार अपने आप ही चल पड़ी। वो कार इतनी तेजी से बढ़ी कि विकास उसे संभाल ही नहीं पाया और एक पेड़ से जा टकराया। सुबह कुछ पुलिस वाले वहां आए। उन्हें विकास और पंकज की लाश मिली। वो एक्सीडेंट भी बिल्कुल वहीं हुई थी जहां विकास ने उस साइकिल सवार आदमी को टक्कर मारी थी।